और जेएनयू का प्रोसेस थोड़ा सा दूसरी यूनिवर्सिटी के मुकाबले में अलग है। यहाँ पर एक प्रोसेस आता है प्री इनरोलमेंट का, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। और इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ उसको आप पहले से ही तैयार कर लीजिए। अभी से आपके पास वो तमाम डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। एनटीए के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किए थे, वो अलग प्रोसेस है, और उसके बाद जब एनटीए का रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद वो तमाम चीज़ें वहीं तक ख़त्म हो जाती हैं, एनटीए का काम वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब मामला आता है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का। तो यहाँ पर जेएनयू की वेबसाइट पे आपको एक टाइम दिया जाएगा, एक शेड्यूल दिया जाएगा कि इस डेट से शुरू हो रहा है, इस डेट तक ख़त्म हो रहा है, आप अपना फॉर्म अप्लाई कर लें। तो आपको वहाँ पर फॉर्म अप्लाई करना होगा। फॉर्म अप्लाई करने के बाद उसके बाद आपकी एक मेरिट लिस्ट आएगी कि कौन कौन से कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। तो जिस तरह से एनटीए में लिस्ट आती है कि कौन कौन से लोग कैंडिडेट पास हुए, कौन फेल हो गए, तो उसके बाद जेएनयू अपनी फिर से एक सिलेक्टेड लिस्ट निकालेगा, और सिलेक्टेड लिस्ट निकालने के बाद फिर से वो एक प्री इनरोलमेंट का एक फॉर्म आपको वहाँ पर अप्लाई करना होगा। प्री इनरोलमेंट का फॉर्म उन कैंडिडेट के लिए है जो सिलेक्ट होकर आ चुके हैं, अब उन्हें अपनी सीट बुक करनी है। तो आपको पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा, और वो भी अलग अलग कैंडिडेट को अलग अलग टाइम मिलेगा। तो उसमें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मेरिट लिस्ट 2, 3, 4 भी हो सकती है। तो आपका नाम अगर पहले लिस्ट में आया है तो आप उस पर्टिकुलर डेट में प्री इनरोलमेंट फुल डॉक्यूमेंट के साथ आप भर लेते हैं, तो उसके बाद आपकी सीट बुक हो जाएगी। वरना अगर आप उस दौरान वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे तो फिर वो सीट किसी और को दे दी जाएगी जो आपके नीचे है। तो ये 3 चीजें थी जो आपको बताना जरूरी था कि एनटीए का आपका रिजल्ट आने के बाद आपको जेएनयू एक एप्लीकेशन देगा, उस एप्लीकेशन को फिल करना है। उसके बाद जेएनयू की तरफ से एक सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आएगी, और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, तो उसके बाद फिर प्री इनरोलमेंट एक फॉर्म अप्लाई करना होगा। एनटीए का रिजल्ट आने के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगने हैं वो तमाम चीज़ें यहाँ पर अब डिस्कस करने वाला। पहले तो आपके पास 2 सेट एनटीए के स्कोर कार्ड होना चाहिए जो एनटीए की तरफ से मिलेगा। इसके अलावा आपका फोटो जो होगा पासपोर्ट साइज फोटो, वो 8 सेट रखना चाहिए, यानी 8 फोटो कम से कम रखना चाहिए। ज़्यादा जगह पे आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा, बहुत सारे सेक्शन में लगाना होगा, तो उसके लिए 8 फोटो यहाँ पर जेएनयू ने मांगे। इसके अलावा 2 सेट आपका होना चाहिए जो सर्टिफिकेट, जिस सर्टिफिकेट के बेस पे आप एलिजिबल हुए हैं। अगर आपने बीए के लिए अप्लाई किया है तो आपके +2 तक का उसमें जमा करना है, वो सेट आपको रखना है, यानी कि 10+2 रखना है, मैट्रिकुलेशन रखना है। इसके अलावा अगर आप इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो रखना है, और ये सिर्फ और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के लिए है। तो जहां पर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होगा उस सर्टिफिकेट को ही लगाना है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके डेट ऑफ बर्थ से आपके एडमिशन के होने और ना होने पे भी फर्क पड़ता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। 2 सेट इसका रखिएगा। अगर आप पीजी के लिए अप्लाई किया है तो आपको बैचलर डिग्री तक ये तमाम चीज़ें रखनी है। इसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको सबमिट करना होगा, तो वो भी रेडी कर लीजिएगा, और ये मिलेगा आपके स्कूल से या फिर आपके यूनिवर्सिटी से। तो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा अब मार्कशीट की बारी आती है, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये देखा जाएगा कि क्या आपका मार्क्स उतना है कि नहीं। आपने फॉर्म तो भर दिया था, एग्ज़ाम भी दे दिया है, आपका नाम भी आ चुका है, लेकिन क्या आपके मार्क्स उतने हैं या नहीं है। तो उसके लिए भी आपका जो मार्कशीट है उसके भी आप 2 सेट वहाँ पर तैयार रखिएगा। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स बेसिक हैं जो हर कैंडिडेट के पास होने चाहिए। लेकिन इसके अलावा अब आता है मसला रिजर्वेशन का, जहां पर बहुत सारे कैंडिडेट को रिजर्वेशन की स्पेशल सीट दी जाती है और उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, और बहुत सारे स्टूडेंट उसकी वजह से एडमिशन भी पाते हैं। तो इसमें SC ST OBC PWD और EWS कैंडिडेट हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए और करंट ईयर के होने चाहिए। इनकी आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी रखनी है 2, यानी कि इन डॉक्यूमेंट पे आपका अपना सिग्नेचर भी होना चाहिए। आपको जिन अथॉरिटी से ये डॉक्यूमेंट्स रिलीज हो रहे हैं वहाँ से तो उनका सिग्नेचर है ही, लेकिन जेएनयू में जब आप सबमिट करेंगे, जब आप इसे अपलोड करेंगे, तो वहाँ पर आपका सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी इस पर होनी चाहिए। ओबीसी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर NCL सर्टिफिकेट भी आपको सबमिट करनी है। इसके अलावा PWD का जो आपके पास सर्टिफिकेट होती है, और EWS कैंडिडेट जो इसके लिए क्लेम कर रहे हैं, जो आपको मिल रही है, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर आपका करंट ईयर में होना चाहिए।
एक और सर्टिफिकेट है जिसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट कहा जाता है। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपके पास होनी चाहिए, वो भी एडमिशन के वक्त या फिर फॉर्म भरते वक्त जेएनयू को चाहिए। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट में जो लोग +2 करके आए हैं तो वो आप स्कूल से ले लें, और इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं तो वहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी से भी लेना होगा। यहाँ पर 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी कि एक, जो 2025 से पहले ही पास हो चुके हैं तो उनके पास ये सर्टिफिकेट एडमिशन के वक्त आपको जमा करनी ही होगी। जो लोग 2025 से पहले एग्जाम दे चुके हैं, पास हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है, तो उनके लिए ये कंपलसरी है, बगैर इसके उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा। लेकिन जो लोग करंट सेशन के हैं, यानी कि अभी उनका रिजल्ट नहीं आया है, तो ऐसे में माइग्रेशन सर्टिफिकेट या फिर वो तमाम सर्टिफिकेट आपको नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे में जेएनयू आपको टाइम देता है कि एक पर्टिकुलर टाइम तक ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं। तो 2 चीज़ों का यहाँ पर ख्याल रखिएगा, क्योंकि जो 2025 से पहले पास हो चुके हैं और 2025 में अभी उनका पूरी तरह से रिजल्ट नहीं आया, माइग्रेशन तैयार नहीं है, तो ऐसे में उनके पास ऑप्शन है कि वो जेएनयू उन्हें टाइम देगा, आपको एक छोटा सा फॉर्म भरवा लेगा, उस फॉर्म में आपको वो मेंशन कर देना है कि इस डेट तक मैं इसे जमा कर दूंगा। तो ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो करंट ईयर में ही अभी एग्ज़ाम दिया है। इसके अलावा कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो पिछले साल पास हो चुके थे लेकिन उनका एडमिशन कहीं नहीं हुआ, इस साल उन्होंने अप्लाई किया, या 1 साल का गैप है, 2 साल का गैप है, 3 साल का गैप है, इस तरह के। लेकिन इस बीच में एक कैंडिडेट ऐसे भी आते हैं जो कहीं पर जॉब कर रहे होते हैं। तो अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से वहाँ पर आपको लीव सैंक्शन ऑर्डर वहाँ पर सबमिट करना होगा, या फिर रिलीविंग सर्टिफिकेट जो मिलती है वो आपको वहाँ पर जमा करना होगा। यानी कि जिस इंस्टीट्यूशन में आप काम करते हैं तो उनको आपके इस स्टडी से, इस एडमिशन से, इस यूनिवर्सिटी का पार्ट बनने से उन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो जो लोग जॉब में हैं वो, उनके लिए इन तमाम सर्टिफिकेट के बाद उन्हें सैंक्शन ऑर्डर सर्टिफिकेट भी या फिर रिलीविंग सर्टिफिकेट ये जमा करनी होगी। इस बात का आपको ख्याल रखना है। यहाँ पर एक चीज़ और है कि जो लोग बीए कर रहे हैं और पीजी में उन्होंने अप्लाई किया है, तो बीए कर रहे हैं तो किसी यूनिवर्सिटी में हो सकता है उन्होंने ऑलरेडी बैचलर डिग्री में एडमिशन ले रखा है, अब वो चाहते हैं कि जेएनयू का पार्ट बने 1 साल के बाद, या फिर करंट सेशन उनका चल रहा है और इसमें अब उनको जेएनयू मिल चुका है, यहाँ पर उन्हें अप्लाई करना है। तो ऐसे में उस यूनिवर्सिटी से आपको वहाँ पर ये लिखाना होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वहाँ से मिलनी चाहिए कि अब आप उसका पार्ट नहीं है, क्योंकि एक साथ आप दोनों यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ पाएंगे। इस वजह से ये सर्टिफिकेट भी आपको वहाँ से देनी होगी और उसके बाद फिर आप जेएनयू का पार्ट बन पाएंगे। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि जब एनटीए अपना रिजल्ट पब्लिश कर देगा तो उसके बाद जेएनयू अपनी तरफ से एक एप्लीकेशन आपको देगा कि आपको अब पर्टिकुलर डेट में ये एप्लीकेशन फिल करना है, और उसके बाद फिर वो आपकी मेरिट के हिसाब से एक सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट निकालेगा। तो उसके बाद आपको फिर जिन लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा तो वहाँ पर उन्हें प्री इनरोलमेंट फॉर्म एक और भराया जाएगा कि आप अपनी सीट बुक कर लीजिए पर्टिकुलर टाइम में। उसके लिए एक अलग से फीस है, और यहाँ पर यूजी और पीजी कैंडिडेट के लिए 313 रुपये है। ये बहुत छोटी सी फीस होती है। जेएनयू में अगर आप हॉस्टल ले रहे हैं तो हॉस्टल में भी बहुत कम चार्जेस लगते हैं। इसके अलावा जो लोग बैचलर डिग्री में हैं या पीजी में हैं तो उन्हें जेएनयू की तरफ से मंथली अलाउंस भी मिलते हैं। तो इसकी वजह से आपकी जो एजुकेशन है वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है, और फीस के मामले में बहुत ही कम है। एडमिशन के वक्त भी आपको इतनी कम फीस लगेगी कि आपको ताज्जुब होगा कि जितना फीस तो आपको फॉर्म भरने में नहीं लग रही थी उससे कम में तो आपका यहाँ पर एडमिशन हो रहा है। और इसके अलावा जेएनयू का एटमॉस्फेयर, जेएनयू की अपनी फैकल्टी, जेएनयू का पूरा कैंपस आपको ये तमाम चीज़ें एक नया एक्सपीरियंस देगा, और इस एक्सपीरियंस को आप बहुत ही अच्छी तरह से इंजॉय करेंगे। यहाँ पर अगर कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आई होगी तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, उसका रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। आप तमाम कैंडिडेट को, जो भी यहाँ पर जेएनयू के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया है, आपका सिलेक्शन हो ना हो पहले से ही मुबारकबादी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो कैंडिडेट ऐसे नहीं है कि वो इस लायक नहीं है कि उनकी तारीफ़ की जाए। सिर्फ मार्क्स की वजह से या फिर एग्ज़ाम में जो सिचुएशन क्रिएट होती है उस सिचुएशन की वजह से आप पीछे रह जाते हैं, 1 नंबर 2 नंबर से पीछे रह जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है, क्वालिटी नहीं है, बस ये हुआ कि आपकी किस्मत नहीं थी या फिर आप उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाए जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया।
इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और आगे आने वाले वीडियोस में हम पूरी तरह से प्रोसीजर बताने वाले हैं कि किस तरह से आपका एडमिशन होगा, आपको हॉस्टल कैसे मिलेगा, किन लोगों को हॉस्टल मिलेगा, किन को हॉस्टल नहीं मिल पाएगा। जेएनयू जैसे कैंपस में आप जेएनयू की जो बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, जैसे हेल्थ सेक्टर है, और इन तमाम चीज़ों का आप कैसे फ़ायदा उठा पाएंगे, जेएनयू में हॉस्टल मिलने का प्रोसीजर क्या है, किसको पहले मिलेगा, किसको बाद में मिलेगा, कब तक मिलेगा, ये तमाम चीज़ें अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।